A very good morning to all my students. So I hope you have gone through the two parts of our this chapter, that is GPSP, and you were able to understand. Now we will be moving with ahead to with this chapter, that is implementation of the DPSP. अभी तक हम DPSP के बारे में पढ़ चुके हैं कि DPSP पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आयरलैंड से बोरो है। DPSP क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, हमने क्रिटिसिज्म पढ़ लिया DPSP का, ओके, एंड हमने इम्पोर्टेंस भी DPSP की पढ़ ली है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंट, हाउ द गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द DPSP। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक निर्देश है सरकार के लिए कि अपने आप जो भी लॉज बना रहे, रूल्स बना रहे हैं, तो आपको जब भी आप बना रहे तो आपको DPSP को बेस रख के ही क्या बनाने, रूल्स एंड लॉज बनाने। ये मैं आपको फर्स्ट डे से बता चुकी हूँ। नाउ व्हाट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, कैसे सरकार इसको कर रही है। देखो, नाउ वी विल एनालाइज द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल। सरकार क्या क्या करती है, जैसे सोशल जस्टिस की बात आई। ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जाम्पल के लिए राइट टू एजुकेशन। जैसे कि राइट टू एजुकेशन हर एक बच्चे का क्या अधिकार है, एक मूलभूत अधिकार है कि उसे 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को क्या मिले, राइट टू एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी। फ्री भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी ये स्कूल खुलती है सरकारी स्कूल, और कंपलसरी एजुकेशन है किसके लिए, टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज, कहाँ से कहाँ तक, 6 to 14 ईयर्स के लिए। ओके, एक आप ये बोल सकते हैं कि अगर राइट टू आर्टिकल 45 DPSP में कहता है कि हर एक बच्चे का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि बच्चे को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्कूल खोल दिए जहाँ पे वो क्या प्रोवाइड करती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। वेलफेयर स्कीम, सेकेंड पॉइंट आ गया वेलफेयर स्कीम्स। जैसे कि काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, ठीक है, किसके लिए, फॉर द वीकर सेक्शन दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC/STs परसुइंग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी, जब वैदिक काल में भी वर्णास यहाँ पे आए, ब्राह्मण्स आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्रास आए, तो इनको बहुत ही निम्न स्तर पे इनके साथ व्यवहार हुआ, इनको निम्न स्तर का एक जैसे तबका मिला, और इनके साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ, लाइफ बहुत सालों साल तक। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा, तो फिर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है। जैसे कहीं उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, कहीं उनको फ्री बुक्स मिलती है, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जो समाज का जो सुवर्ण है, या फिर कह सकते हैं जो प्रोग्रेस हो चुकी है, जिनमें एजुकेशन में इनको स्कूलों में अलाउ नहीं करा जाता था, मंदिरों में अलाउ नहीं किया जाता था, इवन उस कुएँ से पानी नहीं ले पाते थे, जहाँ से कि नॉर्मल क्लास जो है लेती थी। तो ये एक यू कैन से अननेसेसरी डिस्टिंक्शन था जो कि सोसाइटी में प्रिवेल करता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स चलाई कि इनको क्या होता है, बेनिफिट होता है। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ है। ठीक है, एट्रोसिटीज़ मतलब जैसे आपने फर्स्ट में पढ़ा, एक क्रूअल एक्ट। फर्स्ट पेज में भी आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि एट्रोसिटीज़ क्या होती है, अब इन ह्यूमन एंड वेरी क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स समवन। तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट प्रोवाइड सीवियर पनिशमेंट फॉर एक्ट्स कंसिडर्ड एज एट्रोसिटीज़। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी दलित की कहीं पिटाई हो जाती है, किसी दलित महिला के साथ एक मिसहैप हो जाता है, तो ये लोग जो हैं उनको, बिकॉज दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ इक्वल टू देमसेल्फ, तो दे ट्रीट देम वेरी बैडली, इल ट्रीटमेंट होता है उनका, और उनके साथ मारपीट होती है, हर तरह से उनको किया जाता है, उनको क्रूअल बिहेवियर जो होता है। तो उसके लिए एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आया 1989 में। दिस हैज़ बीन डन टू प्रोटेक्ट द SC and STs फ्रॉम क्रूअल एक्ट। इस एक्ट के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी इफ एनी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज बीइंग इन्वॉल्व, प्रूव्ड कि दैट ही हैज शी इज बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ एन वेरी इनह्यूमन एक्ट टुवर्ड्स a person of this category, towards a person of the SC and ST category, तो आपको क्या मिलेगी, यू विल गेट पनिश्ड। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हुए गवर्नमेंट को, हमारे जो संविधान के जो मेकर है उन्होंने क्या दिया, एक बेस दिया जिसके ऊपर क्या बनाया, फिर लॉ किससे बनाया, गवर्नमेंट ने बनाए। ठीक है, अब इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया सोशल जस्टिस, जिसमें कि आपने तीनों पॉइंट पढ़ लिए। इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन फॉर द सेम वर्क। ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन की बात, जहाँ पे भी अगर आप सेम काम कर रहे हैं,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टीचर हैं, आप अगर मेल हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, या फीमेल हैं तो आपकी सैलरी कम होगी। तो ये चीज़ें पहले नहीं, पर मतलब कहीं पे ये चीज़ें देखी जाती है कि लड़कों को इक्वल ज़्यादा पेमेंट मिलती है लड़कियों के हिसाब से, तो एक इक्वल रिनोवेशन एक्ट निकाला गया, ठीक है, जिसकी इक्वल जितना काम है, जो काम है, अगर समान काम है तो समान क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये एक्ट निकाला गवर्नमेंट ने, ताकि क्या हो, देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि देयर शुड बी नो डिफरेंस, यू कैन से डिस्टिंक्शन और एनी काइंड ऑफ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स और देयर कास्ट एंड क्रीड, जो भी है। तो कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इससे इक्वल पे मिलनी चाहिए इक्वल काम के लिए। मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट सेकंड पॉइंट जो है इकोनॉमिक, अगर हम बात करें कि फॉर एम्प्लॉयज़ एंगेज इन वेरियस एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेजेस मतलब निर्धारित है कि इतना तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मनरेगा में आपको पता है कि 100 डेज़ के लिए 100 रुपीज़ की पर डे से उनको मिलता है, तो ठीक है। वो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत फैक्ट्रीज़ में जो होते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत ही जो वर्कर्स होते हैं दे आर बीइंग अंडर पेड, उनको 12-12 14-14 घंटे वो काम करते हैं, पर उनकी जो वेजेस होते हैं वो इतने कम होते हैं कि शायद ही कि उसमें कोई सर्वाइव कर सके। पहला ऐसा होता था, तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या निकाला, मिनिमम वेजेस एक्ट निकाला। बैंक्स हैव बीन गिविंग लोन्स टू पुअर फार्मर्स एंड आर्टिशंस, ठीक है, बैंक्स को लोन देने के लिए प्रमोट किया, उनके टैक्स उनकी जो इंटरेस्ट है वो थोड़े कम किए गए, और उनको प्रमोशन किया कि ताकि क्या लोन्स प्रोवाइड हों, क्योंकि उनको भी, अगर फार्मर्स को या आर्टिशंस को, जो भी अपने हाथ का काम करते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा आजकल मुद्रा लोन है, काफ़ी सारे जो सेल्फ बिल्डिंग में, या यू कैन से कि जो अपने सेटअप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इजीली अब लोन अवेलेबल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत फ्री फ्लोइंग सा कर दिया है, ठीक है, उनको भी लोन मिलता है, वो भी उस पर अपना इन्वेस्ट करके फिर क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। अंडर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, देखो नरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर 100 डेज इन अ ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। 100 दिन का रोजगार हर गांव में, देखा होगा आपने, 100 दिन का रोजगार सबको मिलता है, ठीक है। 100 दिन का रोजगार है, ये मनी आप देख लेना कितना मिलता है, पर 100 दिन का रोजगार बिल्कुल मनरेगा के हिसाब से, नरेगा के हिसाब से बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ये सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर वाले। नाउ मूविंग टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिल्स। अब लीगली सरकार कौन से कानून बनाए सरकार ने ऐसे कि जो एक कॉमन नागरिक को जिसकी वजह से हेल्प होती है, जैसे कि आया लीगल एड, फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A इज बीइंग, जो आर्टिकल 39A में है, इज बीइंग प्रोवाइडेड इन क्रिमिनल केसेस ऑफ द एक्यूज्ड टू पुअर टू इंगेज अ लॉयर। आपको पता है कि लॉयर्स की कितनी महंगी फीस होती है, मतलब आप अगर गिल्टी भी नहीं हो तो आप कैसे प्रूफ करोगे, क्योंकि आपको तो प्रूफ करना है ना। अगर आप पे एलिगेशन लगी है तो कोर्ट क्या देखता है, कानून हमेशा प्रूफ देखता है, तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको एक लॉयर चाहिए होगा जो आपको केस लड़ सके, बट हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, अंडर आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड दिया है कि हर एक इंसान के पास अपना क्या होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए। जैसे कि कसाब भी था, तो कसाब ही वॉज प्रूवन गिल्टी, बट उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करा, एक वकील प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट यहाँ से भी, ठीक है। जो जितने भी रेपिस्ट होते हैं, जो भी होता है, उनको अपना अपना पक्ष रखने की एक यू कैन से प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पंचायती राज नाउ कवर्स ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। मैंने आपको उस दिन ही बताया था व्हाट इज़ पंचायत। पंचायत इज़ द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को एग्जिबिट करती है, क्योंकि देखो जब हमारे गांव से भी डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कैसे, गांव में भी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और उस चीज़ को कौन एग्जिबिट करता है, वो किसके थ्रू एग्जिबिट होती है, पंचायत के थ्रू। तो डेमोक्रेसी हमारी ग्रास रूट लेवल पे अगर होती है तो किसके थ्रू होती है, पंचायत के थ्रू। एंड पंचायती राज कवर करता है सारी स्टेट्स को और सारी यूनियन टेरिटरीज को। ओके, नाउ अब ये आपको तीनों क्लियर हो चुका है, सोशल वेलफेयर कैसे करती है गवर्नमेंट, इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए क्या करती है, एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कैसे लेती है, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अभी तक डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंसेस, तो मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ, अब आप फिर से इसको बार रिवीजन में देख लीजिए। डीपीएसपी डिफर्स फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स इन दीज आस्पेक्ट्स। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, ठीक है, मैं आपको एन नंबर ऑफ टाइम से बात बता चुकी हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसेबल है अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इफ़ यू आर बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, एनी पीपल ही और शी कैन मूव टू द कोर्ट,
बट एज फार एज DPSP आर कंसर्न, इफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी ऑफ दिस थिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी केस में फंस चुके हो, गवर्नमेंट आपको नहीं प्रोवाइड कर रही है फ्री लीगल एड, तो आप इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल, ठीक है। वैसे तो मोस्टली 99 पॉइंट मतलब 100% प्रोवाइड होता ही, बट इन केस अगर आपको इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे हैं, आप कहीं किसी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, होता है देयर इज़ अ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन गर्ल्स की और मेल्स की सैलरी में। कई लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस कर देती है, तो आप नहीं उसके लिए यू कैंट गो टू द कोर्ट। तो ये पहला जो पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, द DPSP आर नॉन जस्टिशिएबल और नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। फॉर एग्जांपल, नो वर्कर कैन सिक्योर अ लिविंग वेज थ्रू अ कोर्ट, ठीक है। अगर आपको उस वर्कर को फॉर एग्जांपल उसके वो कहता है कि मेरा एक दिन का खर्चा 500 रुपये, उसे मिल रहा है 300 रुपये किसी चीज़ का, तो वो नहीं जा सकता कोर्ट। वो तो जो मार्केट है, जो आपकी बार्गेनिंग है, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो एग्जिबिट होता है। सेकेंडली, राइट्स प्रोटेक्ट mainly civil liberties such as freedom of speech and the right to form association. The DPSP indicate as to what our economic and social objectives are. ठीक है, वो जो राइट्स हैं वो किसको, जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो गया, राइट टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स हो गया। इसमें किसकी बात हो रही है, अपने पर्सनल, जैसे कि एक ऐसी चीज़ होगी, स्पीच की बात हो गई, एसोसिएशन बनाने की बात हो गई, हमारी इक्वलिटी, हमें समान अधिकार दो। पर जो DPSP है उसमें क्या, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक चीज़ें भी आती हैं एंड सोशल भी वो क्या होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, सम राइट्स अपेयर टू बी नेगेटिव इन कैरेक्टर, कुछ राइट्स फंडामेंटल राइट्स के अपेयर इन नेगेटिव इन कैरेक्टर, दे इंडिकेट द थिंग्स विच द स्टेट मस्ट नॉट डू, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स किस तरह के, देर इन नेगेटिव, कैन से कि उनका नेचर जो है कई नेगेटिव नेचर भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन नेचर ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन टू द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट इज डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट पीपल आर प्रोवाइडेड असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज। मतलब वहाँ पे हमेशा नेगेट करके बात की, आप ये नहीं कर सकते, आप हमारी आज़ादी का हनन नहीं कर सकते, आप हमें नहीं रोक सकते, आपको इक्वलिटी, आप हमें अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, और आपको हमें एसोसिएशन फॉर्म करने से नहीं रोक सकते, हमें मूवमेंट करने से अक्रॉस द कंट्री नहीं रोक सकते। मतलब नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे क्या है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब एक आशावादी कह सकते हैं, एक पॉजिटिव चीज़ है कि ऐसा होना चाहिए। एक क्योंकि DPSP का होल एम ही है कि टू मेक द स्टेट अ वेलफेयर स्टेट, तो ऐसा होना चाहिए पॉजिटिवली। यू कैन से फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड DPSP एंड पॉजिटिव नेचर, वो कहीं ना कहीं सरकार को रोकती है, आपको कोई ये चीज़ें नहीं करनी है। एंड जो DPSP है वो क्या देती है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देती है गवर्नमेंट को, ओके। तो विद दिस we end the topic here. I hope you people are able to understand DPSP and आपने जो हमने इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसको हमने पढ़ लिया, देन हमने अब क्या पढ़ लिया, DPSP को डिटेल से